नमस्कार दोस्तों, आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है, उसकी ये आज पहली क्लास है। इसमें सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं या फ्लैगशिप कार्यक्रम। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है और फ्लैगशिप योजनाओं को हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि फ्लैगशिप योजनाएं किसी भी सरकार की, राजस्थान सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आप आरएस एग्जाम ले लें, प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू, और एसआई का एग्जाम ले लें, या राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनमें फ्लैगशिप योजनाओं से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, इस वजह से इस टॉपिक की बहुत ही इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने फ्लैगशिप योजनाओं से अपने कार्यक्रम की, अपनी क्लास की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। होप आपको ये पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। फ्लैगशिप कार्यक्रमों का अर्थ या फ्लैगशिप योजनाओं का अर्थ, फ्लैगशिप योजनाएं वो योजनाएं होती है जो किसी भी सरकार का समाज के अंदर, रूलिंग राज्य के अंदर, रूलिंग देश के अंदर एक चेहरा होती है। हर सरकार ये चाहती है कि वो अधिकाधिक लोक कल्याण को बढ़ावा दे। तो लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, अपने कुछ कार्यक्रमों को इस प्रकार से डिजाइन करती है ताकि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो गरीब तबका है, समाज का जो ऐसा तबका है जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, ठीक है, उसको मुख्य धारा में लाया जा सके, उसको आर्थिक, सामाजिक और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, उसको सामाजिक सुरक्षा दिलाई जा सके। उसके लिए सरकार कुछ अपने कार्यक्रमों को फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में घोषित करके रखती है। अब फ्लैगशिप योजनाओं में विशेष क्या होता है? अन्य योजनाओं से फ्लैगशिप योजनाओं की विशेषता ये होती है कि फ्लैगशिप योजनाओं को पर्याप्त धन आवंटित किया जाता है, यानी पैसे की कमी का रोना नहीं रोया जाता है। फ्लैगशिप योजनाएं जो है उनमें पैसे की कमी का सरकारें रोना नहीं रोती है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। कोई भी घोषणा हो जाती है, बजट के अंदर बहुत सारी घोषणाएं घोषित होती है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लागू हो पाती है। क्यों? क्योंकि संबंधित विभाग तक बजट नहीं पहुंचता है और अगला बजट आ जाता है। ठीक है, तो फ्लैगशिप योजनाओं के लिए ये काम नहीं होता है। फ्लैगशिप योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त रूप से पहले से पैसा आवंटित करके रखते हैं। फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग सीधे मुख्य सचिव, जो चीफ सचिव होते हैं, उनके लेवल पर उनकी मॉनिटरिंग होती है। मुख्यमंत्री लेवल पर, सीएमओ के लेवल पर उनकी मॉनिटरिंग होती है। और जिस जिले में जो जिला कलेक्टर लगे हुए हैं उनको इसकी बाकायदा जिम्मेदारी दी जाती है। जिला कलेक्टर जिले में फ्लैगशिप योजनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, वो उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग करते हैं। अगर किसी जिले में फ्लैगशिप योजनाएं ढंग से लागू नहीं हो पा रही है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर महोदय की होती है, चाहे वो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो आपकी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हो, या वो किसी भी प्रकार के या किसी भी विभाग से संबंधित, जो हम देख रहे हैं 9 विभागों की 19 योजनाएं हैं, इनमें से किसी भी विभाग की योजना हो उसके लिए जिला कलेक्टर को इसके लिए जिम्मेदारी दी जाती है। तो फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाए होंगे कि फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है। चलिए अब हम चलते हैं कि फ्लैगशिप योजनाओं को आयोजना विभाग ने 9 विभागों की 19 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना के रूप में घोषित किया है। ठीक है, 9 विभाग, जो महत्वपूर्ण 9 विभाग है, जैसे चिकित्सा विभाग, जैसे सामाजिक कल्याण विभाग, जैसे अब
फ्लैगशिप योजनाओं के एक दो उदाहरण हम देखते हैं, है ना। मुख्यमंत्री वरिष्ठ जन पेंशन सम्मान योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 में जो आई थी वो। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। उनको हम चुन चुन के एक एक को अब पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं जो है चिकित्सा विभाग की योजनाएं। चिकित्सा विभाग की योजनाओं में हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है, जो कि अभी हाल ही में 1 मई से लागू हुई है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले आइए हम देखते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में देखने से पहले थोड़ा सा हम स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं, ताकि आसानी रहेगी कि पहले वाली योजनाओं में क्या अंतर था, पहले वाली योजनाओं के क्या प्रावधान थे, अभी नई योजना लागू की है इसमें क्या नया हो गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले 2014 में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के नाम पर एक भामाशाह कार्ड लागू किया गया था और भामाशाह कार्ड से स्वास्थ्य बीमा योजना को लिंक किया गया था। जिस परिवार को स्वास्थ्य बीमा से संबंधित लाभ लेना था या जो व्यक्ति बीमार हो जाता था वो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होके केसलेस रूप में इसको लाभ ले सकता था, ठीक है। तो इसके अंदर जो भामाशाह बीमा योजना थी इसमें राजस्थान के 1 करोड़ परिवार, ठीक है, राजस्थान के 1 करोड़ परिवार इस योजना में शामिल थे। 1 सितंबर 2019 से जो वर्तमान सरकार है इसने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, ठीक है। जो स्वास्थ्य आयुष्मान भारत योजना है स्वास्थ्य के लिए लागू की गई थी, ये योजना भारत सरकार की योजना है, जबकि जो महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है इसको पुनर्गठित करते हुए अर्थात कुछ पैसा भारत सरकार से लिया है, राजस्थान सरकार ने कुछ पैसा अपनी ओर से मिलाया है और इस योजना का एक तरह से दायरा बढ़ाया है, ठीक है। जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसमें 1 करोड़ परिवार शामिल थे। राजस्थान सरकार ने जनहित में देखते हुए अधिकाधिक लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को जोड़ते हुए इस योजना को पुनर्गठित किया, जिसको 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया था। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश किया था। उस समय 19 मार्च 2021 को जो आपकी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में 1 मई 2021 से लागू करने की घोषणा की गई थी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि 1 मई 2021 का ही दिन क्यों चुना गया, क्योंकि 1 मई 2021 को 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और मजदूर दिवस एक मजदूरों को प्रतिनिधित्व करता है और जो स्वास्थ्य बीमा योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है यह भी समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लिए लागू की जा रही है। तो इसको एक प्रतीकात्मक और अच्छे से इसको लागू करने के लिए 1 मई का चुनाव किया गया था। अब आइए हम देखते हैं
कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे, इस योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें बीमारियों के पैकेज कितने हैं, जो पहले से आपकी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है उसमें और इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, उसको आइए हम देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। अभी हमने पहले समझा था कि भामाशाह योजना क्या होती है, उसके बाद में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई थी उसके बारे में देखा था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है, उसके मुख्य प्रावधान की हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम बहुत ही धैर्य पूर्वक इनको एक एक करके शानदार तरीके से समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ना तो कंफ्यूज होंगे और ना ही अपना क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो 1 मई 2021 से लागू की गई। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य को लागू करने का प्रावधान सरकार ने किया है। राजस्थान सरकार पहले ही अपने घोषणा पत्र में ये कह चुकी है कि हम राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने की दिशा में ही मुझे एक ये कदम लगता है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य को लागू करने का प्रावधान सरकार करने का प्रयास कर रही है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि राज्य के जितने भी नागरिक हैं, राज्य के जितने भी परिवार हैं, उन सब को इस योजना के, इस बीमा योजना के दायरे में शामिल करने का प्रयास किया हुआ है। अगर आप अपनी मर्जी से इस योजना से शामिल नहीं होना चाहते हैं, इसे नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है। बाकी सरकार ने ऐसा ऑप्शन रखा है कि राजस्थान के समस्त नागरिक इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि वास्तव में योजना के लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। पहले हम इस योजना के मुख्य प्रावधान क्या है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य को लागू करने का प्रावधान कैसे किया गया है, इसके लाभार्थी कौन कौन है वो हम बाद में देखते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा इस योजना में देने की बात की गई है। अर्थात कैशलेस का मतलब यह है कि आपको हॉस्पिटल में जो भी इस योजना से लिंक हॉस्पिटल होगा, वहां जाने के बाद आपको किसी प्रकार का पैसा साथ में लेके नहीं जाना है। वहां पर आपको किसी भी प्रकार का चार्ज अतिरिक्त जमा नहीं करवाना है। आप वहां भर्ती होते हैं, उसके बाद 5 लाख रुपए तक का सारा बीमा जो है योजना के तहत सरकार वहन करेगी। ठीक है, आप समझ गए। 5 लाख रुपए तक में 50,000 रुपए तक तो साधारण बीमारियों के लिए पैकेज में कवर किया गया है, और जो गंभीर बीमारी होती है उसमें 4.5 लाख रुपए तक को शामिल किया गया है। अर्थात आपको अगर सर्दी जुकाम बुखार या ऐसी छोटी बीमारी हो जाती है जिसमें आपको भर्ती होना है, तो 50 लाख रुपए तक इस जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें, इसके पैकेज में शामिल हो जाएगा। और आप अगर गंभीर तरीके से बीमार हो जाते हैं, जैसे आप कोविड-19 के पेशेंट हैं, आपकी बाईपास सर्जरी होनी है, आप हार्ट के पेशेंट हैं, या आप कैंसर के मरीज हैं, या आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें जो पैकेज अलग अलग मतलब कैटेगरीज निर्धारित की गई है उसके अनुसार 4.5 लाख रुपए तक का पैसा आपको मिलेगा। और साधारण बीमारी में आपको 50,000 रुपए तक का कैशलेस बीमा इस योजना के तहत राजस्थान सरकार वहन करेगी। समझ में आगे चलें। आगे के प्रावधान को हम देखते हैं तो इस योजना के अंदर कुल
1576 प्रकार की बीमारियों के पैकेज शामिल किए गए हैं। 1576 प्रकार की बीमारियां, आप सोचिए। मुझे लगता है कि लगभग जितनी भी बीमारियां, साधारण बीमारियां हैं या जो अभी तक खोजी गई है, वो सारी की सारी इस योजना के अंदर शामिल हो चुकी है। जैसे आप देखिए, कैंसर है, हार्ट, किडनी, डायलिसिस। डायलिसिस बहुत बड़ी चीज है। उसमें किडनी की मुख्यतः ये बीमारी है जो अधिकांश लोग हैं वो इससे काफी परेशान रहते हैं। तो इस योजना आने के बाद जो डायलिसिस वाले मरीज हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और हाल ही में जो कोविड-19 से हम ग्रसित हो रहे हैं, पूरा त्राहिमाम मचा हुआ है, हर लोगों के मन में भय है, एक निराशा है। उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने ये योजना लाके एक बहुत अच्छा गरीब लोगों को संबल दिया है। कोविड-19 के साथ ही अभी हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, ब्राउन फंगस, अभी हाल ही में येलो फंगस, पता नहीं कौन कौन से फंगस जो कोविड-19 के साथ पोस्ट कोविड बीमारियों के रूप में जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए इसके साथ पैकेज में शामिल किया गया है। ये कोविड के साथ ही ब्लैक फंगस को भी शामिल किया है। ठीक है, तो 1576 प्रकार की बीमारियों के पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं। जबकि आप अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो उसमें मात्र 1300 प्रकार की बीमारियां ही शामिल है। इसमें 1576 प्रकार की बीमारियां शामिल है। इस तरह से कहीं ना कहीं ये आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की योजना है उससे भी बेहतर योजना मालूम पड़ती है। चलिए अगला प्रावधान देखते हैं योजना का। योजना के तहत भर्ती के 5 दिन पूर्व, अर्थात आप जब आप बीमार होते हैं और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किसी हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं, तो आप पहले से ही, अगर 5 दिन पहले से ही कोई दवाई ले रहे हैं तो उसका खर्च भी इस योजना में सरकार ने शामिल किया है। और जैसे ही आप ठीक हो जाते हैं और अस्पताल से आपको छुट्टी मिल जाती है, तो छुट्टी मिलने के बाद, डिस्चार्ज के बाद आपको 15 दिन तक का चिकित्सा व्यय भी योजना में शामिल किया गया है। अर्थात आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, आपके ऑपरेशन होता है, आपकी कोई मेजर बीमारी होती है, तो आप जैसे ही डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद आपको वहां से दवाई दी जाती है, उसका खर्च भी इसके तहत शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने लागू की है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके लाभार्थी कौन होंगे। तो आइए हम इस योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सारे प्रावधान देखे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि ये एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना का मतलब यह है कि राज्य के सारे परिवार, राज्य के सारे लोग इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो उनके लिए फिर जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनका प्रीमियम यानी उनकी किस्त, जो उनके हिस्से की किस्त बीमा कंपनी को देने पड़ेगी, वो राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि किन लोगों को पैसा जमा करवाना है इस बीमा योजना में शामिल होने के लिए और किन लोगों का प्रीमियम यानी उनकी किस्त सरकार की तरफ से भरी जाएगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया गया था, इसके तहत जो लाभार्थी है, अर्थात गांवों में, शहरों में जो गरीब लोग हैं जिनको गेहूं मिलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के लाभार्थी वो लोग हैं जिनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उचित मूल्य की दुकान से गेहूं मिलते हैं।
उनको शामिल किया गया है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, सामाजिक आर्थिक जनगणना और जातीय जनगणना 2011 में कराई गई थी। इसके तहत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल अभ्यर्थी जो लाभार्थी हैं, उनके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो भी पिछड़े हुए हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी सक्षम नहीं है, समाज से कटे हुए हैं, उनका अलग से सर्वेक्षण करवाया गया था। वो लोग, उनको गेहूं नहीं मिलते हैं, वो खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पिछड़े हुए हैं, तो उन लोगों को सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के आधार पर उन लाभार्थियों को भी सरकार जो प्रीमियम देगी उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो लघु और सीमांत कृषक, लघु और सीमांत कृषक, ये अभी नई श्रेणी बनी है। लघु और सीमांत कृषक वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है। जिनके पास जमीन कम है वो व्यापारिक कृषि नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे इतना ही अनाज उत्पन्न करते हैं जिनसे उनका खाद्यान्न पूरा हो जाए या उनके घर का खर्चा चल जाए। ठीक है, ऐसे जो लघु और सीमांत कृषक है उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। अर्थात लघु और सीमांत कृषक है उनका प्रीमियम भी राजस्थान सरकार वहन करेगी। ठीक है। दूसरा है संविदा कर्मचारी। संविदा कर्मचारी का मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी राजस्थान सरकार के विभागों में या राजस्थान सरकार के निगमों में या बोर्डों में या ऐसी जगह लगे हुए हैं या किसी कंपनी में लगे हुए हैं या कहीं भी अपना रोजगार कर रहे हैं, लेकिन वो ठेके पर लगे हुए हैं, वो परमानेंट नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति 6 महीने के ठेके पर लगा हुआ है, कोई 1 साल के ठेके पर लगा हुआ है। जो ठेके पर लगा हुआ व्यक्ति है उसको भी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार ने उनको भी आपके चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा प्रीमियम भरने वाली कैटेगरी में शामिल किया है। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि राज्य सरकार से कोविड-19 के में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको अनुग्रह राशि यानी उनको दान राशि दी गई है। अर्थात वो लोग जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी थे या जो राजस्थान के बोर्ड या निगम या ऐसे विभागों में कार्यरत थे जिनकी मृत्यु हो गई है और राजस्थान सरकार ने उनके आश्रितों को अनुग्रह राशि अर्थात उनको दान की राशि दी है, ऐसे उनके पीछे के जो असहाय या निराश्रित परिवार हैं उनको भी इस श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। अर्थात हम देखते हैं कि जो निराश्रित और असहाय परिवार है जिनको कोविड-19 अनुग्रह राशि मिली है वो परिवार, ठीक है, लघु और सीमांत कृषक, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के तहत शामिल परिवार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल परिवार अर्थात जिनको गेहूं मिलता है वो परिवार, इन सभी कैटेगरीज की जो प्रीमियम राशि है, जो किस्त है, इनके पार्टी का जो बीमा राशि है वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। अच्छा, अब साहब सार्वभौमिक कैसे हुआ? अब ये तो आधों का ही सरकार दे रही है। अच्छा ठीक है, तो ये क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये गरीब परिवार है, ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इनका जो है प्रीमियम राजस्थान सरकार दे रही है। अब देखते हैं कि बाकी के लोगों का क्या होगा जो जुड़ना चाहते हैं इनके अलावा, उनके लिए आइए हम देखते हैं। अभी हम चिरंजीवी योजना के लाभार्थी की बात कर रहे हैं, तो लाभार्थी कौन कौन होंगे हमने देखा है। अभी हमने उन लोगों की बात की है जिनकी प्रीमियम राशि राजस्थान सरकार देगी। एक बार वापस देख लेते हैं वो कौन कौन लोग हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत शामिल परिवार, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के तहत शामिल परिवार, ठीक है, लघु और सीमांत कृषक
जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, जो सिर्फ आजीविका के लिए ही खेती करते हैं, सरकार मान के चलती है, वो परिवार। दूसरा, संविदा कर्मी जो ठेके पर लगे हुए कर्मचारी हैं वो। दूसरा, कोविड-19 के तहत जो अनुग्रह राशि राज्य सरकार से प्राप्त करने वाले परिवार हैं, उनके जो आश्रित परिवार हैं वो व्यक्ति। इन सभी लोगों की प्रीमियम राजस्थान सरकार जमा करेगी। अब इस योजना का दायरा बढ़ा के पूरे राज्य के लोगों को शामिल किया गया है। तो हमने अभी देखा उन लोगों का प्रीमियम तो सरकार दे देगी, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको पॉलिसी मिल जाएगी और काम हो गया। लेकिन बाकी के जो परिवार हैं, बाकी के जो श्रेणियां हैं, हमने देखा उनके अलावा वो सभी क्या कर सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए वार्षिक का मामूली प्रीमियम इसलिए है कि हम अगर मार्केट में किसी कंपनी से 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं तो हमें कम से कम 8 से 10 हजार रुपए प्रीमियम जमा करना होता है। जबकि राजस्थान सरकार ने ये बहुत ही अच्छी योजना लॉन्च की है, जिसमें सिर्फ आप 850 रुपए जमा करवाइए, ठीक है, 1 साल के लिए, और आप योजना से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना ये राज्य सरकार ने लागू की है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने राजस्थान के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब थोड़ा सा हम इस योजना के एनालिटिकल पहलू पर बात करेंगे, तो आइए उसके बारे में देखते हैं, ताकि अगर इस योजना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी ड्रीम योजना है राजस्थान सरकार की, हो सकता है कि आरएस मेंस के अंदर इंग्लिश में इस पर पैराग्राफ राइटिंग आ जाए, इस पर ऐसे राइटिंग आ जाए, या इस पर 100 शब्दों का बड़ा क्वेश्चन आ जाए। तो थोड़ा सा इसके लाभ, इसकी चुनौतियां क्या है, और थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि एक दिमाग में एक अच्छे से इस योजना के बारे में अप्रोच डेवलप हो जाए, ताकि हम तथ्यात्मक विवरण तो हमने देख लिया है, लेकिन हम एनालिटिकल पहलू को भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है भाई, तो हम योजना के सबसे पहले लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। ये योजना अनूठी क्यों है ना, इस योजना के लाभ या विशेषताएं क्या है। ठीक है, लाभ या विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता है सार्वभौमिक बीमा योजना। ठीक है साहब, हर बीमा योजना किसी विशेष वर्ग को लाभान्वित करके लागू की जाती है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है या किसी अन्य राज्यों की योजनाएं हैं, तो वो किसी विशेष वर्ग के लिए ही लागू की गई है, आर्थिक कमजोर वर्ग। लेकिन सरकार ने यहाँ पे संवेदनशील निर्णय लेते हुए सार्वभौमिक रूप से राज्य के प्रत्येक नागरिक को शामिल होने का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया है। ठीक है, आप शामिल नहीं होते हैं तो आपकी इच्छा है, बाकी सरकार ने पूर्णतः आपको ऑप्शन दिया है। आप अगर चयनित कैटेगरीज के अंदर नहीं आते हैं तो आप 850 रुपए का मामूली प्रीमियम जमा करा के योजना में रजिस्ट्रेशन करा के शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये सार्वभौमिक बीमा योजना है, अर्थात पूरे राज्य के सारे लोगों को शामिल किया है। दूसरा है कैशलेस बीमा। आपको हॉस्पिटल जाने के बाद पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ बस। लेकिन हॉस्पिटल वो होना चाहिए जो कि इस योजना से लिंक हो। वर्तमान में लगभग 1000 से ऊपर हॉस्पिटल इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिसमें 700 सरकारी हॉस्पिटल है और 350 से अधिक निजी हॉस्पिटल इससे जुड़ चुके हैं। चूंकि अभी योजना लॉन्च हुई है तो कालांतर में धीरे धीरे इससे बाकी हॉस्पिटल भी जुड़ते जाएंगे, और राजस्थान के जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े सारे हॉस्पिटल है वो लगभग इससे जुड़ चुके हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी सुविधा यह है कि कैशलेस बीमा है, आपको टेंशन ही नहीं करनी है, आपको जाके सिर्फ हॉस्पिटल में अपना जन आधार कार्ड ले जाना है जो कि इस योजना से लिंक है,
वो दिखाना है, उसको अप्रूव करवाना है और आपको भर्ती होना है। ठीक है, इस दृष्टि से ये बहुत ही अनूठी योजना है। दूसरा, 1576 प्रकार के पैकेज इसमें शामिल है। बहुत अच्छी ये योजना है। अगर हम केंद्र की योजना की बात करते हैं आयुष्मान भारत की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1300 प्रकार के पैकेज ही शामिल हैं, वो भी विशेष वर्गों के लिए। जबकि ये सार्वभौमिक बीमा योजना है और इसमें 1576 प्रकार के पैकेज शामिल हैं। इसके अंदर आप देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कोविड-19 और ब्लैक फंगस, ब्लू फंगस, जाने कौन कौन से फंगस, सारे के सारे इसमें शामिल किए गए हैं। यानी कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19, यानी कोविड-19 से आप जैसे ही उभरते हैं उसके बाद आपके कोई बीमारियां हो जाती है, उनको भी इस पैकेज में शामिल किया गया है। जो ब्लैक फंगस है ये कोविड-19 के बाद ही पैदा होती है। ठीक है, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण समाज में इतना भय, निराशा और एक प्रकार से मतलब डिमोटिवेशन का जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्र के, अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के और पिछड़े और गरीब लोगों को एक बहुत अच्छा संबल प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के अधिकार के लिए कदम। सार्वभौमिक बीमा योजना है तो स्वास्थ्य का अधिकार अपने आप सभी लोगों को मिलता है और कालांतर में मुझे लगता है कि जो 1576 प्रकार की बीमारियां हैं, इनमें अगर और भी कोई जरूरत महसूस होती है या कुछ और इसमें चेंज करने की अगर बात होती है तो सरकार स्वास्थ्य के अधिकार लेके आती है, तो इसमें समुचित रूप से इसमें संशोधन करके और बाकी कालांतर में इसको और अच्छे से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के अधिकार के लिए मैं मानता हूं कि यह योजना पहला कदम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 5 दिन पूर्व और 15 दिन बाद तक का खर्च इसमें शामिल है। जैसा कि हमने प्रावधानों में ही पहले देखा था कि आप हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाते हैं, उससे 5 दिन पहले से लेके जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके बाद 15 दिन बाद तक का खर्च इसी योजना में शामिल है। ये सबसे बेहतरीन इस योजना की विशेषता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर इस योजना से संबंधित हमारा निबंध आ जाता है या मेंस के अंदर 100 शब्द का क्वेश्चन आ जाता है तो हम तथ्यात्मक रूप से आराम से बिंदु वाइज अच्छे से लाभ, विशेषताएं, इनका विवरण देते हुए अपन इसको लिख सकते हैं। तो आइए, हमने लाभ की, प्रावधान की और अच्छाइयों की बात तो कर ली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चांद में भी धब्बा होता है, तो हर योजना में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। तो इसको कमी नहीं मानते हुए आइए हम देखते हैं कि इस योजना में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां इस योजना में विद्यमान हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं योजना में चुनौतियां क्या क्या है। हमने अभी तक योजना के लाभ के बारे में भी बात की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसकी चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है, यह योजना हर व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इसको लेके मैंने कुछ पॉइंट सोचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने दिमाग से और कोई पॉइंट सोच के और किसी चुनौती को इसमें अच्छे से जोड़ सकते हैं। ये परिपूर्ण और अंतिम नहीं है, ये जो मैं सोच पाया हूँ वो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आप भी कोई अच्छा पॉइंट आपके दिमाग में आए तो इसमें जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली चुनौती मैं देखता हूँ कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों की उदासीनता। निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल जितने भी हैं वो ये सोचते हैं कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उनमें पहले लाभार्थी के बारे में पहले उसके डेटा को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद सरकार पता नहीं कब पैसा देगी, इसमें टाइम कितना लगेगा, कौन कौन से पैकेज में शामिल है कि नहीं है, उसकी ऑडिट वगैरह फलाना ढीम का कई चीजें जो है वो निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल के दिमाग में चलती रहती है कि जब
पहले से जो सीधे हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं उनसे उनको फुर्सत नहीं है, तो वो इस योजना के मरीजों का झमेला मोल नहीं लेना चाहते, कहने का मतलब। तो इस वजह से निजी अस्पतालों की योजना के प्रति थोड़ी सी उदासीनता है। अगली बात चलते हैं कि लोगों में जागरूकता का बहुत अभाव है। लोग मतलब इतने अवेयर नहीं है कि सरकार ने अच्छे से ये योजना लागू की है, हम फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन करवा लें। विशेष रूप से जो गांवों में लोग हैं वो सोचते हैं कि हम कौन से आज बीमार हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब अपने को जरूरत पड़ जाए। जब बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उसके बाद दौड़ा भागी करते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, प्रधान के पास जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, बाद में क्योंकि प्रक्रिया में तो टाइम लगता है ना, तो वो जब तक बीमार नहीं होते हैं जब तक इस योजना से जुड़ते नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र पे थोड़ी सी उदासीनता देखी गई है। दूसरा, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, रोज लाके रोज खाने वाले लोग हैं, अंडे बेचने वाले हैं, इस तरह के जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, ठेले वाले लोग हैं, निर्माण श्रमिक जो कमठाने पे काम करते हैं वो लोग हैं, वो उनकी श्रेणी में सबसे कम रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं। एक सर्वे राजस्थान सरकार ने किया था तो उसमें ये निकल के आया कि इस श्रेणी के लोगों ने ये ऐसा सोचते हैं कि यार जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला है वो ये सोचता है कि मैं ई मित्र पे पहले रजिस्ट्रेशन कराने जाऊंगा, मेरा पूरा दिन खराब होगा, मैं इसमें से 500 रुपये ज़्यादा कमा लूंगा, तो वो इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं जाता है। वो ये सोचता है कि मैं कौन सा अभी बीमार हो रहा हूँ। तो वो मतलब जागरूक नहीं होने के कारण, इसके लाभों के प्रति अवेयर नहीं होने के कारण इस योजना का समुचित लाभ प्रत्येक नागरिक तक, प्रत्येक जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहा है। आगे देखते हैं, बीमा क्लेम पास होने में देरी। कई बार देखा गया है कि जब निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल इलाज कर देते हैं एक बार, उसके बाद उनका बीमा 6-6 महीने या 7-7 महीने या 1-1 साल तक सरकारी विभागों में धूल भागता रहता है, वहां पे कोई इसको देखने वाला नहीं है। या फिर उसकी ऑडिट हो जाएगी, ऑडिट के बाद और कुछ लफड़ा आ जाएगा। तो ये सब चीजें देखते हुए फिर वो इससे लिंक नहीं होना चाहते हैं। तो अभी एक सर्वे आया था, अभी तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि कुल 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल इससे लिंक हो चुके हैं। उनमें 700 हॉस्पिटल तो सरकारी है। अब आप देखिए, सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना में संख्या में बहुत कम है, जबकि इस योजना में हम देख रहे हैं कि 1000 से ऊपर कुल हॉस्पिटल लिंक हुए हैं, उनमें से 700 हॉस्पिटल तो सरकारी ही है। अर्थात निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल 350 से ऊपर ही इससे लिंक हो पाए हैं। तो ये सीधा अपने को डेटा ही बता रहा है कि निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल इस योजना के प्रति क्या है भाई, उदासीन है ना। तो दूसरा है कि नियमों में बार बार बदलाव। क्या होता है कि इसमें बहुत बारीकियां और होती है कि लाभार्थी कौन होगा, उसका कार्ड एक्टिव है कि नहीं है, कार्ड अगर उसमें कार्ड में किसी लाभार्थी का नाम जुड़वाना है या हटवाना है तो उसकी प्रक्रिया में 3-3 महीने लग जाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जो नियमों में स्पष्टता नहीं होने के कारण कई बार इसमें लेट हो रहा है। तो ये योजना इतनी अच्छी योजना है फिर भी इसमें कहीं कहीं थोड़ी सी चुनौतियां हैं। दूसरा, प्रत्येक पैकेज की राशि में तुलनात्मक रूप से कमी है ना, तुलनात्मक रूप से कम। जैसे कि जैसे डायलिसिस करवाना है तो डायलिसिस करवाने के लिए हॉस्पिटल में जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके पैकेज की राशि दी गई है जिस हॉस्पिटल को, उसकी तुलना में सीधा कोई मरीज आता है उससे वो 4 गुना पैसा लेता है। तो फिर वो इस पैकेज के प्रति उदासीन हो जाता है और तुलनात्मक रूप से इस पैकेज में जो राशि रखी गई है वो कम है। इस वजह से अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जो हॉस्पिटल है वो इस योजना के तहत मरीजों को लेने से बचने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन की चुनौती, किसी का जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, किसी के आधार कार्ड और बैंक में और जन आधार में नाम सेम नहीं है, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत चुनौतियां हैं। डिजिटल डिवाइड एक ऐसी चीज है
कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर और इसका नाम आते ही जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं वो पहले ही इससे पल्ला झाड़ लेते हैं कि कौन इसमें झमेले में पड़ेगा, कौन रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कौन जाएगा क्या, जबकि है कुछ भी नहीं है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने पूरा का पूरा पैसा ई मित्र को सरकार की तरफ से दिया है। आपको सिर्फ ई मित्र पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपको कुछ भी नहीं करना। सारा पैसा जो 20-30 रुपए जितना भी चार्ज है वो ई मित्र वाले को सरकार देगी, है ना। फिर भी डिजिटल डिवाइड, यानी कंप्यूटर और इन सब का नाम आते ही पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं। तो इसके कारण भी, है ना, जो योजना में थोड़ी सी चुनौतियां आ रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो मतलब लोग घर से बाहर जाने में थोड़ा सा बच रहे हैं। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग भय और निराशा के कारण अपने घर में ही बैठे हुए हैं, वो ई मित्र तक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस तरह से इसके प्रावधान हैं, कौन इसके लाभार्थी हो सकते हैं, अच्छा सरकार किन किन वर्गों का प्रीमियम देगी, बाकी लोग कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, योजना के लाभ क्या क्या हैं, योजना की चुनौतियां क्या क्या है। मुझे लग रहा है कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके मुख्य परीक्षा में 100 शब्द का क्वेश्चन आ जाए या आपके हिंदी में निबंध आ जाए 250 शब्दों का, या फिर आपके प्रीलिम्स में, पटवार में या राजस्थान लेवल के किसी भी एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है या कथन भी आ जाते हैं कि उक्त कथनों पर विचार कीजिए, फिर 4 कथन दे देगा, कौन से सही है कौन से गलत है, इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आते हैं, आपने ढंग से ये वीडियो देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस योजना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा या इससे बाहर आएगा। तो मित्रों, ये हमारा पहला वीडियो था, ये हमारी पहली क्लास थी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने मित्रों तक पहुंचाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और आपके महत्वपूर्ण सुझाव भी कमेंट के माध्यम से अवगत करवाएं, ताकि किस तरह से, अगर स्पीड कम है पढ़ाने की, मैं ऐसा सोचता हूं कि स्पीड थोड़ी सी कम रखी जाए ताकि हर व्यक्ति को अच्छे से बढ़िया से हर चीज समझ में आए। अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है या स्पीड तेज, तो होने का कारण ही नहीं है ना। अगर स्पीड कम है तो आप कमेंट करके बताएं और किस तरह से इस क्लास को और बेहतरीन बनाया जाए, ताकि जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जो फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पटवार के स्टूडेंट हैं, जो रीट एग्जाम आने वाला उसके स्टूडेंट हैं, जो आरएस के अभ्यर्थी हैं, मैं आरएस मेंस और प्री दोनों की अप्रोच को इसके साथ लेके चल रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।